For Argentina. Good run by Maradona. And still he goes on. And Caniggia! And Caniggia could score here! Argentina 1, Brazil 0! हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज इस चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे 1994 से लेके 2022 के हर एक चैंपियंस के बारे में, उनकी स्टोरी, उनके फैक्ट्स, उनके कुछ अननोन फैक्ट्स और कैसे वो चैंपियन बने। इस सीरीज का नाम है विनर टेक्स इट ऑल और आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे 1994 के चैंपियंस ब्राजील के बारे में। ब्राजील की इस वर्ल्ड कप विक्ट्री से पहले मैं 1990 वर्ल्ड कप के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि इटली में होस्ट किया गया था और ब्राजील राउंड ऑफ 16 से इस टूर्नामेंट के अर्जेंटीना के खिलाफ बाहर हो गई थी। एंड ब्राजील के फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा थे, नॉट बिकॉज कि वो राउंड ऑफ 16 से अपने बिगेस्ट राइवल अर्जेंटीना से बाहर हो गए थे, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज उनके तब के मैनेजर ने द ब्रांड ऑफ फुटबॉल जिसके वजह से ब्राजील जानी जाती थी उसको डिच करके एक बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और डिफेंसिव गेम खेला, जो कि ब्राजील के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। 1990 का वर्ल्ड कप खत्म हो चुका था, फैंस मूव ऑन कर चुके थे और ब्राजील तैयारी कर रहा था अपने अगले वर्ल्ड कप के लिए। ये वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है उसके क्वालिफायर से, जिसमें ब्राजील के लिए दिक्कतें और बढ़ने ही वाली थी। क्वालिफायर के पहले ही मैच में ब्राजील अपनी हिस्ट्री में पहली बार कोई क्वालिफायर मैच हारती है, जहां पे वो बोलीविया से 2-0 की शिकस्त लेने के बाद अपने ग्रुप के लास्ट में थी। एंड ब्राजील के फैंस को अब यही लग रहा था कि शायद उनका सपना वर्ल्ड कप जीतने का ये अधूरा रह जाएगा और शायद ब्राजील क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहां तक की जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, जहां पे ऑफ फील्ड दिक्कतें भी ब्राजील के पास आती है। तो असल में बात ये थी कि यूरुग्वे से लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच से पहले ब्राजील एक फ्रेंडली खेल रही थी वेस्ट जर्मनी के साथ, और उनके तब के गोल्डन बॉय रोमारियो की बहस हो जाती है उनके मैनेजर से, और मैनेजर उनको अगले ही मैच से ड्रॉप कर देते हैं टीम से। ये बात ना तो मीडिया को पसंद आती है ना कि उनके फैंस को। बहुत ही प्रोटेस्ट होता है, मीडिया बहुत ही ट्रोल करती है मैनेजर को, और उसके बदौलत मैनेजर को प्रेशर में आके रोमारियो को वापस टीम में बुलाना ही पड़ता है। अब बारी थी उनके आखिरी क्वालिफायर, जो कि एक डू और डाई मैच था अगेंस्ट तब के वन ऑफ द फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप यूरुग्वे के साथ। मैच की शुरुआत हो रही है और रोमारियो, जो कि एक जनरेशनल रन पे थे, वो 2 गोल स्कोर करके ब्राजील को ये मैच जिता देते हैं। और उनके मैनेजर तब ये बात कहते हैं कि गॉड सेंड रोमारियो टू माराकाना टू मेक देम क्वालिफाई फॉर द 1994 वर्ल्ड कप। अब बारी आती है द एक्चुअल वर्ल्ड कप की, जो कि यूएसए होस्ट कर रहा था। इसके पीछे होस्टिंग की कहानी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल है, जो कि हम कभी आगे बात करेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत होती है, ब्राजील के ग्रुप में थे कैमरून, रशिया और स्वीडन, जो कि एक अंडरडॉग थे इस टूर्नामेंट में। ब्राजील के लिए कुछ बहुत ही बड़े बड़े नाम खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में, जैसे उनके कैप्टन डूंगा जो स्टुटगार्ट के लिए खेल रहे थे, रोमारियो जो कि एक जनरेशनल रन पे थे और गोल्डन बॉय थे ब्राजील के, जो कि बार्सिलोना में खेल रहे थे, और उनके तब के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बेबेतो, जो तब डेपोर्टिवो ला करोनिया के लिए खेल रहे थे, जो कि उस टाइम पे स्पेन का एक बहुत ही बड़ा क्लब हुआ करता था। और यही नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 17 साल के रोनाल्डो, जो कि बाद में जाके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनते हैं, वो भी उस ब्राजीलियन स्क्वाड में थे। हालांकि उनको कोई स्टार्ट नहीं मिला, लेकिन सब लोगों को यही लगा था कि ये प्लेयर आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला है। टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और अपने पहले ही 2 ग्रुप स्टेज में क्लीन स्वीप करने के बाद कैमरून और रशिया को वो पहुंचते अपने तीसरे ग्रुप स्टेज मैच में, जहां की उनका सामना था इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द मोस्ट अंडरडॉग टीम स्वीडन के साथ। बहुत ही मशक्कत के बाद ब्राजील इससे बस एक ड्रॉ निकाल पाती है, जब ये मैच खत्म होता है 1-1 के स्कोर लाइन में। इस ड्रॉ का मतलब ये था ब्राजील पहुंच चुकी है राउंड ऑफ 16 में, जहां पे उनका सामना होने वाला था 1994 के वर्ल्ड कप होस्ट यूएसए के साथ। एक बहुत ही फन फैक्ट ये है कि ये मैच 4th ऑफ जुलाई को खेला जा रहा था, जो कि यूएस इंडिपेंडेंस डे भी होता है। स्टेडियम पूरा यूएसए फैन से भरे पड़े थे, लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और यूएसए में एक अलग टाइप का मोटिवेशन दिख रहा था। बट ब्राजील को ये पता था उनके पास यही एक मौका है उनके फैंस को खुश करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मीडिया से क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनको एक बहुत ही प्रैग्मेटिक डिफेंसिव गेम खेलने के लिए, जो कि ब्राजील ब्रांड ऑफ फुटबॉल से बिल्कुल मैच नहीं करता है।
मैच की शुरुआत होती है, दोनों टीमें एक दूसरे को अटैक करती है, दोनों ही टीमों की डिफेंस बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होती है और ये मैच 0-0 पे था। लेकिन तभी ब्राज़ील के गोल्डन बॉय एक गोल स्कोर करके ब्राज़ील को 1-0 की विक्ट्री दिला देते हैं, जिसका मतलब ये था कि द होस्ट वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड ब्राज़ील क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। अब बारी थी इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स, जहां पे ब्राजील का सामना होने वाला था उस टाइम के फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट नेदरलैंड्स के साथ। अगर मैं नेदरलैंड्स की बात करूं तो जो हम यंगर जनरेशन ऑफ द फैंस हैं उनको तो यही लगता है कि ये कभी टूर्नामेंट जीत नहीं सकते। हालांकि दे हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हर एक वर्ल्ड कप में, बट एक विनर वाली मेंटेलिटी होती है जो कि उनमें लैकिंग दिखती है। वो हर एक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचते हैं, बट वो कभी जीत नहीं पाते। उनका बिगेस्ट हार्टब्रेक था 2010 के फाइनल में, जहां पे वो स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल हारते हैं। बट उस टाइम का नेदरलैंड्स बहुत ही डिफरेंट टीम था। मैच की शुरुआत होती है और ब्राजील सबको सरप्राइज करते हुए इस मैच में 2-0 की लीड ले लेते हैं और स्टैंड में बैठे ब्राजील फैंस को यही लग रहा था कि ये बहुत ही आसान गेम होने वाला है, जो कि जिनके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। बट उसके बाद नेदरलैंड्स की वो फाइटिंग मेंटालिटी दिखती है, जहां पे वो 2 गोल से बिछड़ने के बाद 2 गोल स्कोर करते हैं और स्कोर लाइन 2-2 लेवल हो गया था। एंड उसके बाद वी सी समथिंग मैजिकल, वी सी समथिंग ब्राजीलियन। लेजेंडरी लेफ्ट बैक ब्राजील के एक ब्रांको एक वंस इन अ लाइफ टाइम फ्री किक स्कोर करते हैं, जिसका मतलब ये था ब्राजील इस मैच में फिर से लीड ले लेती है और स्कोर लाइन खत्म होता है विद 3-2 इन फेवर ऑफ ब्राजील। और इसका मतलब ये था ब्राजील अब सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट में पहुंच चुके थे। एक फन फैक्ट इस मैच में, उनके स्ट्राइकर बेबेतो, जो कि तब उस टाइम पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स माने जाते थे, इस मैच में वो एक ऐसे सेलिब्रेशन को जन्म देते हैं जो कि बाद में जाके वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक सेलिब्रेशन बनता है। हुआ ये था कि इस मैच से कुछ दिन पहले ही वो उनकी फैमिली ने अपने एक बेटे को जन्म दिया था और उस बेटे के जन्म को सेलिब्रेट करते हुए वो एक आइकॉनिक जेस्चर करते हैं, जो कि बाद में जाके द बेबी सेलिब्रेशन का नाम लेता है। और अब बारी आती है द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, सेमीफाइनल एंड फाइनल्स में। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होने वाला था इस टूर्नामेंट के अंडरडॉग्स, जो कि सबको सरप्राइज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। जी हाँ, ये वही स्वीडन टीम है ब्राजील ने जिनको ग्रुप स्टेज में खेला था और उनको हरा नहीं पाए थे। ये मैच की शुरुआत होती है और बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच लेती है स्वीडन, जो कि ब्राजील के हर एक अटैक को न्यूट्रलाइज करके काउंटर पे हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राजील का डिफेंस भी कुछ कम नहीं था। लेकिन इस मैच में और इस टूर्नामेंट में हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरी जॉब्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल देखते हैं, जहां पे ब्राजील के गोल्डन बॉय रोमारियो ने हर एक मैच में या तो गोल या तो असिस्ट करके ब्राजील को मैच जितवाया था। और इस मैच में भी यही होता है, ब्राजील के गोल्डन बॉय रोमारियो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल स्कोर करते हैं और ब्राजील को 1-0 की विक्ट्री के साथ फाइनल में पहुंचा देते हैं। और यहीं पे स्वीडन के फैंस का हार्ट ब्रेक हुआ था, जिसके बाद उनको उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है और अभी तक ये माना जाता है कि उस वर्ल्ड कप के बाद स्वीडन का ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ जो अभी तक नहीं उभर पाया। और अब बारी आती है टूर्नामेंट का आखिरी मैच फाइनल्स में, जो होने जा रहा था ब्राजील और उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट टीम्स इटली में। इटली ऑल्सो नोन एज द स्पेगेटी माफियाज अपने मिडफील्ड और डिफेंसिव स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती थी, और ब्राजील वहीं पे सेम अप्रोच के साथ इस टूर्नामेंट में उतरी थी, जहां पे उन्होंने अपने जोगो बोनितो ब्रांड ऑफ फुटबॉल को डिच करके एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और डिफेंसिव गेम खेला था, जहां पे दोनों ही टीम को अटैक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों ही टीम की मिडफील्ड और डिफेंस वेर वन ऑफ द बेस्ट इन द टूर्नामेंट। मैच चलते रहता है, 0-0 की स्कोर लाइन रहती है और खत्म होता है विद 0-0 स्कोर लाइन, जिसका मतलब ये था ये मैच अब एक्स्ट्रा टाइम में जाने वाला है। दोनों ही टीम के फैंस नर्वस थे, कोचेस नर्वस थे, प्लेयर्स नर्वस थे, क्योंकि ये एक फाइनल था, वो भी वर्ल्ड कप का। एक्स्ट्रा टाइम की शुरुआत होती है, पहले 15 मिनट में दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा अटैक करती है एक दूसरे को, बट दोनों ही टीमों की डिफेंस टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले हाफ की एंड होती है एक्स्ट्रा टाइम में, फिर भी स्कोर लाइन था 0-0। अब आखिरी 15 मिनट बचा था। अब स्टेक पे बात ये थी कि आज तक कोई भी वर्ल्ड कप फाइनल पेनल्टी शूटआउट्स में नहीं गया है, यानी इसका मतलब ये था अगर अगले 15 मिनट में एक भी गोल नहीं होता है तो हम हिस्ट्री में पहली बार एक वर्ल्ड कप फाइनल में पेनल्टी शूटआउट देखेंगे। एक्स्ट्रा टाइम की शुरुआत होती है सेकेंड हाफ की और दोनों ही टीमें बहुत करीब आती है गोल स्कोर करने के बाद। दोनों ही टीमों के गोलकीपर
एक बहुत ही जनरेशनल परफॉर्मेंस देते हैं, जिसका मतलब ये था कि हम हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में एक पेनल्टी शूट आउट देखने जा रहे थे, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी स्कोर लाइन था 0-0। ब्राजील के लिए गोल में थे उनके तब के वन ऑफ द बेस्ट कीपर स्टेफारियल, एंड इटली के लिए गोल में थे जियानलुका पेग्लिउका। पेनल्टी की शुरुआत होती है और ये कोई बॉलीवुड मूवी से कम इंटरेस्टिंग नहीं था। दोनों ही टीम अपनी पहली पेनल्टी मिस करती है, जिसका मतलब ये था कि अभी भी स्कोर लाइन 0-0 था। इसके बाद दोनों ही टीमों को अकल आती है और दोनों ही टीम अपने नेक्स्ट 2 पेनल्टी स्कोर करके स्कोर लाइन को 2-2 कर देते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि इटली फैंस के लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं था। इटली के लिए 4th पेनल्टी लेने आते हैं उनके तब के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स डैनियल मसारो, जिसकी पेनल्टी ब्राजील के गोलकीपर सेव कर लेते हैं। अब पूरा प्रेशर था ब्राजील के तब के कैप्टन डूंगा पे, क्योंकि वो पेनल्टी स्कोर करके ब्राजील को पहली बार इस गेम में लीड में ला सकते थे। डूंगा पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, बट वो बहुत ही कूल काम कंपोज पेनल्टी लेते हैं और स्कोर लाइन को 3-2 कर देते हैं। अब इटली के लिए डू और डाई था। अगर वो पेनल्टी मिस करते हैं उसका मतलब ये था कि ब्राजील विल बी क्राउन्ड एज द 1994 वर्ल्ड कप चैंपियंस। इटली के लिए पेनल्टी लेने आते हैं रोबर्टो बाजियो, और इसके बाद जो होता है दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, और इसी मोमेंट को नाम दिया गया था द मैन हु डाइड स्टैंडिंग। जी हाँ, रोबर्टो बाजियो अपनी पेनल्टी को क्रॉस बार के ऊपर स्काई कर देते हैं, जिसका मतलब ये था कि इटली हैड लॉस्ट द पेनल्टी शूट आउट एंड ब्राजील were counted as the champions of the 1994 World Cup after winning the penalty shootout। और ये कहानी थी कैसे ब्राजील 1994 में चैंपियंस बने, और कैसे एक ब्राजीलियन फुटबॉल जो कि जोगा बोनीतो ब्रांड ऑफ फुटबॉल के लिए जानी जाती थी, एक बहुत ही प्रैग्मेटिक एंड डिफेंसिव अप्रोच के साथ भी लोगों को सरप्राइज करके एक वर्ल्ड कप अपने नाम करती है और बन जाती है वर्ल्ड कप चैंपियंस फॉर द 4th टाइम इन द हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। हम सब्सिक्वेंट चैंपियंस के बारे में स्टोरीज लाते रहेंगे, एंड ये है हमारा रोड टू वर्ल्ड कप 2026 का पहला वीडियो।